इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा सीरीज फिट क्लास ए एम्पलीफायर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। इसमें एफिशिएंसी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है आपको, ये मिलती है 50%। ठीक है, ये भी एक सिंपल सर्किट है। बस इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया है, ठीक है, स्टेप करने के लिए वोल्टेज और करंट को। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर कपल करता है, जो भी आपका यहाँ से वोल्टेज सिग्नल मिलेगा उसको कपल करेगा लोड तक। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो हम कुछ ट्रांसफार्मर के कुछ एक्शंस देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। वोल्टेज, जब हम प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में क्या रिलेशन है। करंट, अगर प्राइमरी करंट आपको पता हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट क्या होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर एक्शन लिख लो आप। ये आपको मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज दिया हुआ है V1, यहाँ पे वोल्टेज V2। ये आपका टर्न रेशियो N1:N2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे V1 और V2 में रिलेशन बताएं तो ये होता है V2/V1 सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग। समझ में आ रही बात। अगर हम ये चीज़ करंट के फॉर्म में देखेंगे, करंट में क्या रिलेशन है, तो अगर करंट ये हम देखें, इधर से करंट I2 है और ये करंट इधर से आ रही है I1, तो उस केस में रिलेशन क्या होता है, I2/I1 दैट इज N1/N2। वाइंडिंग के जस्ट अपोजिट देखो, यहाँ पे आप सेकेंडरी वाइंडिंग में कितनी करंट है तो यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग को ले रहे हैं। तो इसमें जो वोल्टेजेस के केस में ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल होते हैं वाइंडिंग के। वाइंडिंग में जो टर्न्स ऑफ रेशियो है, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह इम्पीडेंस के केस में अगर आप देखो, जब सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगर हमने एक इम्पीडेंस लगा रखा है, उस इम्पीडेंस को अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग से देखेंगे तो ये इम्पीडेंस हमें कितना दिखेगा, दैट इज RL डैश, और इसकी वैल्यू होती है, ये RL डैश की वैल्यू होती है N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू RL। समझ में आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, जब हम वोल्टेज का रेशियो देखते हैं तो ये प्रोपोर्शनल होता है वाइंडिंग के रेशियो के, जितनी भी वाइंडिंग है V2/V1, तो यहाँ पे N2/N1 किया है। करंट के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे I2/N1 लिया है, तो यहाँ पे N1/N2 लिया है। जब हम इम्पीडेंस की बात करें तो कोई, अगर हमने कोई लोड लगा रखा है, कोई भी रेजिस्टेंस लगा रखा है अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पे, अगर हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग से देखेंगे तो वो इम्पीडेंस कितना नज़र आता है, N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू RL। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का ये सर्किट है। ये तो सिंपल सर्किट है। बस यहाँ पे हमने एक पिछले वाले में सीरीज फेड में हमने एक रेजिस्टेंस यूज़ किया था RC, यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और उस ट्रांसफार्मर के क्या क्या एक्शंस हैं, क्या क्या मतलब थोड़ी चीज़ें हमने यहाँ पे रिकॉल कर लिया है कि वोल्टेज और करंट और इम्पिडेंस में क्या ये रिलेशन है विथ वाइंडिंग्स। हाँ, जो टर्न्स ऑफ रेशियो हैं उसके कंपेयर में क्या रिलेशन है इनमें, वोल्टेजेस में और ये में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम सेम वही प्रोसीजर, पहले हम DC बायस करेंगे, फिर उसके बाद हम AC ऑपरेशन पे जाएंगे। तो जब भी DC ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसीजर, पहले हम क्या करेंगे, इसमें VCC और RB को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से हम IB निकालेंगे, तो IB इज इक्वल टू क्या होगा, VCC माइनस 0.7 अपॉन में RB। इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया, तो IB हमारा फिक्स हो गया। इस फिक्स्ड IB के लिए हम क्या करेंगे, IC फाइंड आउट करेंगे, दैट इज IC इज इक्वल टू बीटा IB। राइट, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, पर यहाँ पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करने की कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने ड्रॉ कर दिया IC वर्सेस VC। पर्टिकुलर IB जो फिक्स किया है उस IB के लिए हमने ड्रॉ किया, समझो, हमने ये ड्रॉ किया है, ये IBQ है ना, इसके लिए।
लेकिन इसकी लोड लाइन क्या होती है, अब हमें डीसी लोड लाइन भी तो ड्रॉ करनी है। तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि जो वाइंडिंग डीसी रेजिस्टेंस होता है, जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, आइडियली वो ज़ीरो होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़ीरो, आइडियली 0 ओम। तो जब यहाँ पे 0 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा तो जो हम इक्वेशन लिख रहे थे, पिछले वाले में लिखा था हमने, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस वी सी ई, दैट इज 0। मतलब यहाँ से वी सी की वैल्यू क्या आ रही थी, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, राइट। पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने आर सी नहीं लगाया ना, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसका उन्होंने बोला कि जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है प्राइमरी कॉयल का, दैट इज 0, मतलब इसको ये 0 बोल रहे हैं। तो वी सी किसके बराबर हो गया, वी सी सी के ही बराबर हो गया। समझ में आ रही है बात। और आर सी आपका मतलब यहाँ पे जो आर है, मतलब जो हमारा कैलकुलेट करेगा दैट इज़ 0। तो इस केस में जो हमारी डीसी लोड लाइन आएगी ये एक पैरेलल लाइन आएगी, दिस वन, और ये जो होगा वीसीसी के बराबर। और ये जो कट कर रहे हैं, जो फिक्स्ड आईबी के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, और जो डीसी लोड लाइन है, ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो, अब क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो वोल्टेज होता है दैट इज़ वी सी ई क्यू। तो मतलब इस केस में वी सी क्यू जो है वी सी सी के बराबर है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा दिस इज आई सी क्यू, राइट। समझ में आ रहा होगा। देखो डीसी ऑपरेशन हमने सेम जो जैसे पिछले वाले में किया सेम ऐसे ही किया। आई पी निकालने के लिए हमने वी सी सी माइनस 0.7, ये वी सी सी माइनस 0.7 ये वाला लो, अपॉन में आर बी किया है। अब हमने वी सी सी और आर बी को फिक्स कर दिया तो आई बी फिक्स हो जाएगा। इस पर्टिकुलर आई बी के लिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया है, आई सी वर्सेज वी सी ई दिस। अब हमें डी सी लोड लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम ये आउटपुट लूप को देखते हैं। तो आउटपुट लूप में कहा जा रहा है, अगर आप इक्वेशन लिखो तो इसका जो भी रेजिस्टेंस है इसको हम लिख देते हैं आर टी, एक तरह से ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस, जिसको ये बोल रहे हैं कि ये 0 है। मैंने पहले इक्वेशन लिख दी, वी सी सी माइनस आई सी आर टी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0, पर ये बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है आइडियली वो 0 ओम है, तो ये हो जाएगा 0। तो वी सी इज इक्वल टू वी सी सी के ही बराबर हो गया। लोड लाइन ये होगी एक पैरेलल लाइन करंट के, तो ये जो जहाँ पे कट करेंगे दैट इज़ क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वी सी वोल्टेज होता है, ये चीज़ यही आपका क्या होता है, वी सी क्यू, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। और आई सी क्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जो आई सी होगा दैट इज़ आई सी क्यू। होप सो ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे ए सी ऑपरेशन की। अब हम देखेंगे अगर हम ए सी ऑपरेशन की जब बात करेंगे तो उस केस में जो ये आपका आर एल लगा हुआ है, इस आर एल को हम देखेंगे प्राइमरी साइड से कि कितना शो कर रहा है। तो यहाँ से हम आर एल डैश फाइंड आउट करेंगे, जो कि सेम ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था। तो ये आर एल डैश क्या होगा, N1/N2 का होल स्क्वायर और आर एल। यहाँ पे अब जैसे इस केस में तो आपका प्राइमरी वाइंडिंग ये 0 दिखाने लगा तो हमारी ये आ रही थी, पर एसी के केस में रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, दिस वन, N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि आर एल लोड लगा हुआ है। जब हम प्राइमरी से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपका शो करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ए सी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस वन इज, तो ये है आपकी ए सी लोड लाइन, दिस वन, ये आपकी ए सी लोड लाइन ड्रॉ की गई है जो आर एल डैश को लेके, क्योंकि प्राइमरी साइड से जब हम देखेंगे तो ये हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। दिस वन इज ए सी लोड लाइन, और डी सी लोड लाइन भी इसमें शो की गई है। ये है आपकी पैरेलल जो लाइन है, दिस वन इज डीसी लोड लाइन। ये तो आपका क्यू पॉइंट था डीसी लोड लाइन, और इस आईबी के लिए जो था वो ये क्यू पॉइंट है। अब देखो, अब जब हमने एसी लोड लाइन ड्रॉ कर ली है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि एसी लोड लाइन अगर आप देखो तो ये जो स्विंग की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये तो वी सी क्यू है। जब हम यहाँ पे सिग्नल को वो करेंगे तो वी सी सी से तो ज़्यादा होगा ना स्विंग, राइट।
मतलब एसी लोड लाइन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो आउटपुट सिग्नल का स्विंग है वो वीसीसी की वैल्यू को एक्सीड करेगा, है ना। अगर वैसे भी आप देखो तो जो वोल्टेज डेवलप होता है अक्रॉस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस, वो लार्ज होता है। यहाँ से आप देख लो, यहाँ से देखो आप, क्योंकि ये वी सी क्यू है, राइट। अब हम ए सी लोड लाइन भी हमने ड्रॉ की, ये यहाँ कहीं वो हो रहा है। अगर हम वेरी करेंगे तो ये वैल्यू तो आउटपुट वोल्टेज का जो स्विंग होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ही जो जिसके अराउंड हम चेंज कर रहे हैं वही हमारा वीसीसी है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि जो आपका वोल्टेज होगा, जो आउटपुट वोल्टेज स्विंग है वो वीसीसी से ज़्यादा है, और सप्लाई हमने सिर्फ वीसीसी ही दी हुई है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज स्विंग है वो सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा मिलेगा इस केस में। अगर वैसे भी देखो हम, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डेवलप होगी, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एसी लोड लाइन फाइंड आउट कर लें उसके बाद हम देखें कि वोल्टेज स्विंग जो होना चाहिए, ये जो वोल्टेज स्विंग है, क्योंकि ये वीसीसी से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की एक भी कोई मैक्सिमम रेटिंग होगी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एसी मतलब इसके एसी ऑपरेशन में सिर्फ यही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि वीसीसी सप्लाई वोल्टेज से तो ज़्यादा आएगी वोल्टेज स्विंग, पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी जो लिमिटेशन होगी कि कितनी ज़्यादा हो सकती है वो ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी मैक्सिमम रेटिंग कितनी दी गई है, उससे ज़्यादा आपका वोल्टेज स्विंग नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम देखें कि वोल्टेज स्विंग और करंट स्विंग कितना हो रहा है, तो उसको अगर हम ड्रॉ करें तो आप यहाँ से देखो, अगर हम वी की बात करें उसका स्विंग भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आईसी का भी ऐसे ही होगा। राइट, ये जो है आपका ये वीसी मैक्स है, ये जो है आपका वीसी मिन है, मतलब ये वैल्यू वीसी मिन है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेके वीसी मैक्स है। इसी तरह अगर आप देखो ये वैल्यू जो है वो आईसी मिन है, और ये वाली जो वैल्यू है दैट इज आईसी मैक्स, राइट। तो अब अगर हम बात करें पावर की, तो हमने क्या लिखा था, जो आउटपुट पावर होता है एसी का दैट इज वी सी ई आर एम एस इंटू आई सी आर एम एस, राइट। अगर हम पीक टू पीक में लिखें, तो पीक टू पीक वैल्यू से अगर हम लिखें तो वी सी ई पीक टू पीक अगर हम देखेंगे इंटू आई सी पीक टू पीक, तो ये डिवाइड में क्या हो जाता है 8 हो जाता है। आप कुछ भी ध्यान रख सकते हो, या इसे रख लो, या अगर ये इजी पड़ता है आपको तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर इससे देखो आप, तो वी सी पीक टू पीक क्या आ रहा है, यहाँ से देखो तो वी सी ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये होगा वी सी पीक टू पीक, इन दोनों पीक के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, वी सी ई मैक्स माइनस वी सी ई मिन, दैट इज वी सी ई मैक्स माइनस वी सी ई मिन। इसी तरह अगर हम आई सी पीक टू पीक देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आई सी मैक्स माइनस आई सी मिन, राइट। तो अब पी नॉट ए सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखते हैं, पी नॉट ए सी इज वी सी ई मैक्स माइनस वी सी ई मिन इंटू आई सी मैक्स माइनस आई सी मिन डिवाइड बाई 8, दिस इज ए सी पावर। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें डीसी पावर की, तो डीसी पावर सेम जैसे हम पिछले में निकाले थे। डीसी पावर क्या होता है, पी आई डी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी सी सी इंटू आई सी क्यू, जो जब डीसी बायसिंग की है हमने तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू आई है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई हम वी सी सी ही दे सकते हैं, इनपुट जो दे रहे हैं वी सी सी सप्लाई दे रहे हैं मैक्सिमम, और आई सी क्यू ये आपका करंट है जब हम डीसी बायसिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया पी आई डी सी। सेम आप ईटा निकाल सकते हो, क्या होगा पी नॉट ए सी अपॉन
फिर DC इंटू 100, राइट। और एक चीज़ इसमें होता है, क्योंकि हमने इसमें ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है तो पावर डिसिपेट करेगा कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उस केस में जो पावर लॉस होगा, जो डिसिपेट होगा पावर ट्रांजिस्टर के द्वारा, उसको हम PQ से लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो पावर डिसिपेटेड, पावर लॉस, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई, पावर लॉस और dissipated by the power transistor एक्चुअली इसमें ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, तो जो ट्रांसफार्मर के द्वारा जो पावर डिसिपेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि जो DC रेजिस्टेंस था वो 0 है, और इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। पर जो पावर लॉस होगा, जो ट्रांजिस्टर के द्वारा, पावर ट्रांजिस्टर है तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो पावर ट्रांजिस्टर के द्वारा जो लॉस होगा उसको हम PQ से लिखेंगे। उसको हम लिखते हैं जो इनपुट पावर PIDC माइनस आउटपुट पावर। इसको हम जो पावर लॉस हो रहा है पावर ट्रांजिस्टर के द्वारा, उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास A एम्पलीफायर, और इसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है दैट इज़ 50% मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं 50 इंटू VCE मैक्स माइनस VCE मिन अपॉन, ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका, VCE मैक्स प्लस VCE मिन का होल स्क्वायर, इतना %। कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर लेना। अगर कभी कभी वैल्यूज़ आपको IC मैक्स और ये सारी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इससे भी मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूले तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट पावर, इनपुट पावर, या फिर अगर आउटपुट इनपुट निकल गया तो फिर आपको एफिशिएंसी या डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए ये है। अगर ट्रांजिस्टर कितना पावर लॉस कर रहा है या डिसिपेट कर रहा है तो PQ क्या होगा, DC में से जो भी इनपुट पावर है उसमें से आउटपुट पावर एंड आप माइनस कर दो तो बाकी का हो गया वो लॉस हो गया। समझ में आ रहा है लॉस का, इनपुट पावर कितना आ रहा है, आउटपुट उसने कितना दिया, बीच में अगर कुछ लॉस, देखो इनपुट में से अगर आउटपुट को माइनस कर देंगे जो लॉस है वो आपको जो पावर नहीं मिला दैट इज़ लॉस।